पहले पूरी बात प्लीज करें। रनिंग डिबेट ना कीजिए। आप जो है बड़े सभी विद्वान साथी हैं। चलिए आप जवाब दें। चलिए हाँ, जवाब मैं ये जवाब दे रहा था जी। लोकपाल का और सूचना का अधिकार हमारी सरकार ने कानून बनाया और हमारी सरकार ने ये कानून देश को दिया। और भ्रष्टाचार जो आज मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी या दूसरे विपक्षी दल, ये कांग्रेस पार्टी ने सूचना का अधिकार आम आदमी के हाथ में कानून बनाकर दिया है। तो कानून बनाकर दिया है। और अभी ऐसे ही जो दाल रोटी का कानून है वो हमारी सरकार ने दिया है। अब ऐसे ही देखिए प्लीज मकान बनाकर देने की गरीब आदमी को, झुग्गी झोपड़ी वालों को हमारी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र दिया है। भाई हमारा ये मैनिफेस्टो है। दूसरी पार्टी हमारे माननीय लगता है आपको चुनावी घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र रह जाते हैं जी, कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं खजान सिंह जी जो पीछे छूट जाते हैं। प्लीज आप मेरा सवाल का जवाब तो पूरा हो। प्लीज श्री राहुल गांधी जी ने किस प्रकार लोगों के बीच में जाकर किसानों में, मजदूरों में, मैं चाहूंगा संक्षेप में जवाब दें। बिल्कुल सभी में जाकर घोषणा पत्र तैयार करवाया। किसी पार्टी ने क्या ऐसी कोशिश की है? तो वीडियो जारी करने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या लोगों में आस्था नहीं है कांग्रेस को लेकर, या फिर लोगों को बताने की कोशिश करें कि सही में ये काम हुए हैं? आर्य साहब, संकल्प पत्र जब हम घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उससे पहले ये दिखाते हैं भाई हम लोगों के बीच में लोगों से मिलकर ये लोगों देखिए प्लीज आप अगर ये देखिए ये तो बीच में जो है रनिंग कमेंट्री देने की आदत सब लीडर्स को बढ़ गई। अपनी बात जब आप कहते हो तो मैं बीच में नहीं इंटरप्ट करता हूँ, मैं किसी की बात बीच में नहीं बोलता। चलिए मैं रोकूंगा आपको, जवाब थोड़ा लंबा हो रहा है खजान सिंह जी। मैं जनता के बीच चलता हूँ। आप जनता से कोई सवाल करना चाह रहे, एक महिला है हमारे साथ, चलिए उमेश जी से सवाल करना है। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मेरा प्रश्न है कि कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, या मुस्लिम इलेक्शन लड़ने के लिए ही होता है सब कुछ, इलेक्शन लड़ा जाता है जीतने के लिए, तो आपके यहाँ जो मुस्लिम आ रहे हैं इस समय, तो उनके लिए क्या आरएसएस के प्रेशर में? अभी तो आरएसएस बिल्कुल चुप है और बुझे मन से सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है। इलेक्शन जीतने के बाद भी क्या सब कुछ बना रहेगा? और 100 साल से ज्यादा आपकी दोनों की पुरानी पार्टियां हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं को क्यों नहीं आप आगे ले पा रहे हैं? तो हम देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का स्वागत है। मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे और लोग हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी में अनेक मुसलमान रहे हैं। साबिर अली जी के विषय में जिसने आपने पूरी बात नहीं की, मैं बता दूं कि जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की आलोचना की, स्वाभाविक तौर से वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे। बड़े नेता अपने चुनाव में व्यस्त होने के कारण दिल्ली में नहीं थे, उनको कुछ अति उत्साह में लोगों ने ज्वाइन करा दिया, जो हमने उनकी मेंबरशिप को रोक दिया, हेल्ड अप कर दिया। एक बात दूसरा की लड़ाई लग रही है ना, कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। जेडीयू का शायद अपनी पार्टी मैंने आपको अभी एक बात कही थी, मैं आपको अपनी बात दोहरा दूं। मैं आपको अपनी बात, इनका सवाल कैसे भरोसा करेंगे जब वो अपनी कांग्रेस का नहीं हो रहा है, जेडीयू का नहीं हो रहा है, वो आपकी पार्टी का कैसे हो जाएगा? वही बात जनता कैसे समझेगी? सिर्फ आप जीत के लिए उन लोगों को शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में, जहां से सीट निकालनी है आपको। जी देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर दूसरे दलों में अच्छे लोग हैं और वो अपने दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो हम उनका आगे भी स्वागत करेंगे। इसका सर्टिफिकेट बीजेपी देगी कि वो लोग अच्छे हैं? जी, इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन लोगों के आवेदन पर या उन लोगों की बात पर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। मैंने बताया हमारे यहाँ एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं है, प्रेसिडेंट हमारी टीम डिसाइड करती है कि हमें इस व्यक्ति को पार्टी में लेना है या नहीं, और हमारी टीम का जो निर्णय होता है उसी को। लेकिन इस बात से मैं आपके सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सुषमा जी के ट्वीट के बाद टीम कहीं नहीं थी, संगठन कहीं नहीं थी। सुषमा जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। सवाल पूछने का ऐसे जी उमेश जी, जी अगर वे नेता अच्छे थे तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए था पहले। किसने इस्तीफा नहीं दिया? से एमएलए से एमपी से इस्तीफा देकर जब पब्लिक के सामने जाते तो अच्छा लगता। अब उन्होंने वहां लड़ाई ली और पूरे साल 5 साल अपनी सीट पे बैठे रहे, उससे पहले इस्तीफा देना चाहिए था। शायद आप भी ख्वाहिश है कि बैठे रहेंगे लंबा। ये बहुत गलत है पब्लिक। बहुत बड़ा सवाल है उमेश जी आपसे कि अगर आपकी पार्टी के होते हैं तो उनको अपने पद और सब कुछ छोड़कर आना चाहिए था आपकी पार्टी में। देखिए जो भी लोग पार्टी में आए हैं वो निश्चित रूप से अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, और जब चुनाव से 6 महीने से कम का समय रह जाता है तो इस्तीफा देना आवश्यक नहीं होता, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 40 साल कांग्रेस के साथ काम करने वाले लोग, 10 साल कांग्रेस के साथ, उसके बाद बीजेपी। चौधरी संपत सिंह जी पिछली बार इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे, वो आज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। सुशील इंदौरा जी दूसरी पार्टी में थे,
और अन्य पार्टियों के भी अनेक लोग, पहले अरविंद शर्मा जी निर्दलीय सांसद बने, आज कांग्रेस के सांसद है, आज कांग्रेस के सांसद है। चलिए मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सभी राजनीतिक दलों का तीसरी चेहरा है। मैच होती है। सभी राजनीतिक दलों का चेहरा है कि सिर्फ जीत के लिए आप लोग जीत के लिए सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं। अरविंद शर्मा मैं आऊंगा। निर्दलीय सांसद बने। जी 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 मैं तो उमेश जी से पूछूंगा और इंडियन नेशनल लोकदल से भी। जी सेंटर में थी बीजेपी और हरियाणा में इनेलो, जी अंडरटेकिंग बीजेपी। जी 1.5 लाख में किसानों की जमीन लठ मारे, बर्बाद कर दिए। अब ये धारा काशन भागरोला पता करें, किसानों की पाखड़ियां तोड़ दी। झाड़ साहब 1.5 लाख में जबरदस्ती जमीन लेंगी। अंडरटेकिंग बीजेपी सरकार थी। चलिए जवाब देते हैं चौटाला जी। सरकार ने अमीना जी सवाल का जवाब बीजेपी और इनेलो से है। जी देखिए, अमीना जी को अगर प्रश्न करने हैं तो उनको सामने जाना चाहिए। यहाँ पर बैठ करके आपको प्रश्न करने का अधिकार है। चलिए अमीना हाँ जी, बैठिए आराम से, मैं आपके प्रश्नों का सभी का जवाब चलिए दूंगा। उमेश जी जवाब दें बिल्कुल देखिए- संक्षेप में। जी देखिए, ये जो लैंड एक्विजिशन का काम है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और आज की महंगाई और उस वक्त का जो रेट का फर्क है, आज जब जमीनों का 5 करोड़ रुपए का रेट है और अगर आप 20 लाख या 40 लाख रुपए कंपनसेशन देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी। और अगर उस वक्त जमीनों का रेट 5 लाख रुपए था और 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया तो वो आज के मुकाबले में फिर भी बहुत अच्छा है। जी उस वक्त में जमीनों का यहाँ क्या रेट था चलिए, आप अश्विनी सब जी, जानते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं, आपके पास चलूंगा। चलिए अमीना जी जवाब इनसे, चलिए बोलिएगा पहले अश्विनी जी के पास। चलिए बिल्कुल समय नहीं हमारे पास। अश्विनी जी जवाब पूरा करें संक्षेप में। मैं बिल्कुल ये कहना, जो संसदीय नियम है भूमि अधिग्रहण का वही अपनाया गया, उस वक्त भी वही अपनाया गया, और अगर आज भी उसका विरोध हुआ है तो वो कांग्रेस ने बदला है, क्योंकि कांग्रेस के पीछे जो भूमि अधिग्रहण ने तरीका अपनाया गया था वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। उस वक्त दबाव आया और बाद में बोलते हैं कि हमें जो उनके ग्रामीण विकास मंत्री कि हमने बदलवाया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सा विकास रैपिडली हुआ है इस इलाके में, और इस वजह से किसानों के चलिए एक विडंबना, अगर आप एक विडंबना ये भी अश्विनी जी, एक एक विडंबना ये भी है कि कांग्रेस कहती है कि वो भूमि अधिग्रहण को लेकर ज्यादा पैसे दे रही है, बीजेपी और आप अभी कह रहे हैं कि नहीं जो हुआ है वो बेहतर हुआ है। आखिर पैसा दिया किसने, खाया किसने पैसा? संसदीय प्रणाली से जो फॉर्मूला बना, जिसे आप कानून कहें, एक्ट कहें, जो भी कहें, उस हिसाब से ही पे किया गया था, और उस वक्त उस इलाके में जो रेट थे वो बहुत। अमीना जी बनाया हुआ कानून अमीना जी 1.5 लाख रुपए चलिए जमीन थी। मैं गुजारिश करूंगा में 1.5 लाख रुपए आपको तो हर बात बीच में बोलना होता है, अमीना जी आपको पता होता नहीं किसी बात का, केवल बीच में बोलना होता है। आप बोले बनाए हुए अमीना जी मैं रोकूंगा आपको, गुजारिश आम करूंगा आदमी आपसे। पार्टी अंग्रेजों के जमाने में 1.5 लाख जमीन का रेट कब था, या ये आम आदमी पार्टी कब कानून, से ये है? कानून अंग्रेजों के जमाने का उस बना हुआ है। कई कानून ऐसे हैं चलिए, जो समय अंग्रेजों नहीं के हमारे जमाने पास। में बने हैं, क्यों नहीं जिसको किया? बदला नहीं गया है। समय नहीं हमारे पास। महिलाओं से चलिए पूछो, चलिए बहुत मामूली आप सवाल सब मुद्दे के सत्ता ऊपर में आप काम बैठे करते हैं, हैं। उनको बदला क्यों नहीं? चलिए यहाँ पर हम इस तो मुद्दे आप पर लोग जुटे थे आए कि थे। राजनीतिक दलों की बात सुन सके, उनके मुद्दों को समझ सके, लेकिन यहाँ आरोप और प्रत्यारोप लगाने के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। जनता के सवालों का जवाब कहीं ना कहीं घुमा कर दे रहे हैं। आप सब हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे खबर खास में अगले शनिवार किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार। क्या लिखे हो बेटा? सेठ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। बड़े खिले खिले लग रहे हो सेठ जी। खिले खिले भाई, काम में इतना बढ़िया हो गया। एक तो बीपी की गोली छोड़ दी और दूसरा शुगर भी कंट्रोल में है। इसी के बुट्टी हाथ लगी, के खास बात? भाई खास बात तो यह है कि कांग्रेस सरकार ने इंस्पेक्टरी राज खत्म करके हमेशा की बढ़के खत्म करा दी। भड़क? किसी भड़क? भाई हुड्डा साहब ने फार्म 38 खत्म करा दिया। फिर न्यू बताओ, ईव का लोकसभा चुनाव में किसका दोगे साथ? हम तो देंगे हाथ का साथ, और कोई ना दूसरी बात। हिल पाएगी। बिटिया ये वरदान है, हर आंगन की शान है। बहू चाहने वालों बेटी बचाओ, आई विटनेस न्यूज की पहल। मे आई कम इन डॉक्टर? 2 टाइम ब्रश किया। ब्रश तो पहले भी करता था डॉक्टर, पर गम ब्लीडिंग फिर भी होती थी। और अब प्रॉब्लम गॉन। बाइट करो। देखा, नो गम ब्लीडिंग। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू जब रेड पे चुप बोल
लिए। अगर ब्रश करने के बाद भी आपके दांतों में प्रॉब्लम्स है तो अपना रेगुलर टूथपेस्ट बदलो डाबर रेड पेस्ट से, क्योंकि इसमें है 13 आयुर्वेदिक तत्व जो दांतों की प्रॉब्लम्स को रखे दूर। दांतों में दर्द, पेस्ट चेंज नहीं किया तो अब कर लो, और डाबर रेड पेस्ट से डेंटल प्रॉब्लम की छुट्टी करो। खबर जो असर रखती है आपकी जिंदगी, कारोबार और एहसास से। खबर जो जुदा करती है आपके ख्याल से हकीकत को। खबर जो पैदा करती है सवाल, खुशी और गुस्सा। आपकी राय यहाँ जरूरी होती है। बोलिए अपनी बात। बोल उठा हरियाणा, रोजाना सुबह 11 बजे सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। क्या करने लग रही सो बेटा? पापा पापा देखो मैंने गुड मिला है। अरे शाबाश बेटा, धन्य हो कांग्रेस सरकार। इसके दिए वजीफे के कारण हम गरीबा के बालक स्कूल में जान लगे। अरे इसी बढ़िया स्कीम चला दी कि पैसे खर्च होने के बजाय कमाई होने लगी। आज हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए और गरीब परिवार के स्कूल में जाने वाले हर बालक ताई 100 से 400 रुपये हर महीना वजीफा दे रही है हमारी कांग्रेस सरकार। जहाँ तय मेरा वोट कांग्रेस सरकार ने और थारा कांग्रेस को सफल बनाए। काकी राम राम। राम राम बेटी राम राम। इकड़े चाली बैग ठाके नौकरी पर जाऊं सू। नौकरी पे? और तू, तेरी कद नौकरी लागी? के बताऊं, आंसू के पापा के आतंकवादी हमले में शहीद हो पाछे मेरी तो हिम्मत सी टूट गई थी। वो तो भलाओ उड्डा साबारी कांग्रेस सरकार का, जिसने मेरे तय नौकरी दे दी। इब तक मैं अपने बालका ने अच्छी डाला पाल सकूं सू। या तन बहुत बढ़िया बात सुनाई। न्यू क्या करें, मानस की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, और इसे वक्त पर जो सारा बन जा वो है बढ़िया से। या सरकार मारे माड़े बखत पर काम आई से, और मैं तय न्यू चाहूं सू कि इब भी या सरकार आवे, और मैं तय हाथ के निशान वाला बटन दबाऊंगी। और तू? मैं भी तेरी एक गेलिया सू। जिस हाथ ने दिया सहारा, वोट पड़ेगा उस पे हमारा। कांग्रेस को सफल बनाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो बनेंगे एमपी चुनेंगे पीएम में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। आज आई विटनेस की टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र और राजनीतिक पार्टियों से जानना चाहा क्या है वहां के मुद्दे। तो चलते हैं अनुराधा के पास और शुरू करते हैं बनेंगे एमपी चुनेंगे पीएम की। जनता आखिर किस मुद्दे को लेकर के कुरुक्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करेगी या उनको समझने की कोशिश करेगी, ये हम इस कार्यक्रम में आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे साथ अलग अलग पार्टी के चेहरों से आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस से सुरेश रोड जी हैं, आम आदमी पार्टी से मेवाराम जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी से कृष्ण कौल जी हमारे साथ रहेंगे, सुनील राणा जी हमारे साथ रहेंगे INLD से, और शिवचरण सैनी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पक्ष रखेंगी हर पार्टियां, और किस तरीके से ये पार्टियां अपने उम्मीदवारों को उतार रही हैं, क्या समीकरण बिठाया गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा की राजनीति जातिगत राजनीति के आधार पर चलती है। केंद्र की राजनीति अलग और सूबे की राजनीति अलग होती है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। फिलहाल सत्ता का सुख क्योंकि कांग्रेस भोग रही है, पहला सवाल मेरा उन्हीं से है। सुरेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, इस बार जनता के बीच में जब आप जाएंगे क्या मुद्दे होंगे आपके पास? आपने अभी कहा कि जातिगत राजनीति सूबे में होती है। हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जातिगत राजनीति कभी भूतकाल से लेकर आज तक आप अगर नजर डालें इतिहास पे हरियाणा की नहीं की गई। और मैं अपनी विरोधी दोनों पार्टियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने सैनी बरादरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से श्री नवीन जिंदल जी हमारे उम्मीदवार हैं, वो किसी जाति विशेष के तहत उम्मीदवारी लेके यहाँ पर नहीं आए हैं। वो अपनी काबिलियत, अपनी सेवा
की जो उनकी नीति है उसके हिसाब से उनको टिकट मिला, और इसी बात को लेके वो विकास के मुद्दे को लेके जनता के बीच जाएंगे, जनता के दरबार में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी से लेकिन दूसरी बात में जो पूरी नहीं मेरी बात हुई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि INLD ने श्री बलबीर सिंह सैनी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया, क्योंकि सैनी बरादरी की वोट कुरुक्षेत्र लोकसभा में जितनी ज्यादा संख्या में है, इनेलो की